हेलो एवरीवन, मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या है तुम लोगों के हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे संगम साहित्य को। इससे पहले पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो बहरहाल संगम साहित्य को समझने के लिए एक फ्लो चार्ट मैंने बना रखा है, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा ही आसानी से समझ में आ जाए कि संगम साहित्य था क्या, ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसमें हुई। तो आज का जो वीडियो रहेगा उसमें दो तीन चीज़ें रहेगी। एक तो ये चीज़ समझना कि संगम साहित्य है क्या, दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, और तीसरा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम देखेंगे। संगम साहित्य थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो इसलिए जो वीडियो है वो 2 पार्ट्स में आएगा, ठीक है। तो देखो संगम साहित्य है क्या, यहाँ पे को देखो संगम साहित्य, इसमें मैंने लिखा है कि ये तमिल लेखकों की गोष्ठी है, ठीक है। गोष्ठी का मतलब होता है एक तरीके से मीटिंग, ठीक। नाम से पता चल रहा है संगम। संगम में होता क्या था कि उस समय जो लेखक होते थे, जो राइटर्स होते थे, रचनाकार होते थे, ये दरअसल क्या करते थे कि एक जगह पे वो आके मिलते थे। मीन्स कि एक आयोजन किया जाता था, उसका क्या होता था, एक अध्यक्ष होता था, और उसमें क्या होता था, सारे जो भी लेखक हैं उनको बुलाया जाता था। अब देखो हर लेखक ने कुछ ना कुछ रचना लिखी होगी, ठीक। तो जब उन सारे लेखक आयोजन में इकट्ठा होते थे तो उनकी रचनाओं को वहाँ पे को, ठीक है, एक्सेप्ट किया जाता था एक तरीके से। फिर उनकी रचनाओं को क्या होता था, अप्रूवल मिलता था। मीन्स कि अगर किसी राइटर ने, ठीक है, अपनी रचना पब्लिश करनी है तो उसके लिए उसको एक अप्रूवल चाहिए होता था। वही जो अप्रूवल मिलता था वो कहाँ पे को मिलता था, संगम साहित्य में मिलता था। तो संगम साहित्य है क्या, साहित्य बोल रहा हूँ, संगम में मिलता था। तो अब इस संगम में जो साहित्य छपे गए उसको क्या बोला, संगम साहित्य बोला गया, ठीक। तो यहाँ पे को क्या होता था कि अलग अलग रचनाकार अलग अलग जगह से आके एक जगह में मिलते थे और अपनी अपनी रचनाओं को सबमिट करते थे। और यहाँ पे को रचनाओं को पढ़ने के बाद, उनको एनालाइज करने के बाद उन रचनाओं को क्या होता था, अप्रूवल दिया जाता था। तो ये था संगम। और संगम साहित्य क्या हुआ, इस संगम में जो रचनाएँ छापी गई वो होता है संगम साहित्य, ठीक है। तो अब यहाँ पे को देखो, ये जो संगम साहित्य का आयोजन किया गया, इसमें जो मेन रोल था वो कौन से राजाओं का था, पांड्य राजाओं का था। तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में क्या हुआ, संगम साहित्य किया गया। आप लोगों ने नाम सुना होगा साउथ इंडिया के जो 4 फेमस राजवंश हैं, कौन कौन से हो गए, चोल, ठीक है, चेर, पांड्य, ठीक है, और चालुक्य। ये 4 जो वंश हैं ये इंपॉर्टेंट वंश हैं, चोल, चेर, पांड्य और चालुक्य राजवंश। तो इसमें जो पांड्य राजवंश था, यानी कि जो पांड्य शासक हुआ करते थे, उनके संरक्षण में क्या हुआ, संगम साहित्य को बढ़ावा दिया, यानी कि उन संगम साहित्य को इनका संरक्षण मिला। तीसरी तरफ आओगे तो देखो यहाँ पे को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जो संगम साहित्य का आयोजन किया गया, ठीक है। बेसिकली 3 संगम साहित्य का आयोजन किया गया। अब ये संगम साहित्य में है क्या, देखो ये जो साहित्य लिखे गए उस समय जो लोगों ने साहित्य लिखे, कहीं पे को कोई लव स्टोरी लिखी, कहीं पे को किसी राजा की कहानी लिखी, तो इससे हमको क्या होता है, इतिहास के, ठीक है, इतिहास के बारे में अच्छी खासी जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन इसमें जो 3 संगम साहित्य आयोजित किए गए थे, पहला संगम साहित्य, दूसरा और तीसरा, दरअसल हुआ गया कि फर्स्ट और सेकेंड के बारे में अलग अलग राइटर्स में क्या है कि मतभेद है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग राय इसमें देते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ये तीसरा संगम साहित्य हुआ था, ज़्यादातर इतिहासकारों का इसमें क्या है, एक मत है, यानी कि एक जैसा, ठीक है, उन लोगों के एक जैसे थॉट हैं कि हाँ ये ऐसा हुआ था। लेकिन इसके बारे में फर्स्ट और सेकंड के बारे में क्या है, संदिग्ध है। संदिग्ध मतलब अलग अलग इतिहासकार इसमें क्या करते हैं, अलग अलग अपना, ठीक है, अपने विचार पेश करते हैं। तो अब देखो हुआ क्या कि ये आप लोग समझ गए कि संगम साहित्य क्या है। इन शॉर्ट में इसको समझ जाओ, तमिल लेखकों की क्या थी, गोष्ठी थी। और किसका संरक्षण इसको मिला, पांड्य राजाओं का इसको संरक्षण मिला। तीसरा यहाँ पे वो था कि 3 संगम साहित्य आयोजित किए गए थे। इसमें एग्जाम में जो सबसे मेन चीज़ है वो पूछता है कि पहला, दूसरा और तीसरा ये जो संगम साहित्य कहाँ पे को आयोजित किए गए। खासकर जो आप लोग स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि जैसे पहला संगम साहित्य कहाँ आयोजित किया गया, दूसरा कहाँ पे को आयोजित किया गया, इस तरीके से, ठीक है। यूपीएससी अगर कभी क्वेश्चन उठाता है तो फिर वो स्टेटमेंट के फॉर्म पे दे देते हैं। अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो पहला जो संगम साहित्य था वो मदुरा में आयोजित किया गया। अब देखो मदुरा क्या थी, मदुरा पांड्य राजाओं की राजधानी हुआ करती थी।
और बहरहाल अभी जो मदुरा है, बोला जाता है कि मदुरा क्या है, समंदर में डूब चुकी है। ठीक है, तो ये मदुरा क्या हुआ करती थी, पांड्य राजाओं की राजधानी। तो इस टाइप के भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मदुरा इनमें से किसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो जब संगम साहित्य लिखे गए तब पांड्य राजाओं की राजधानी क्या हुआ करती थी, मदुरा हुआ करती थी। तो पहला जो आयोजन किया गया वो मदुरा में किया गया और इसकी जो अध्यक्षता थी, ठीक है, अध्यक्षता की वो किसने की, अगस्त्य ऋषि ने की। ठीक है, पहला संगम साहित्य मदुरा में आयोजित किया, अध्यक्षता किसने की, अगस्त्य ऋषि ने आयोजित की। ठीक, अध्यक्षता की। उसके बाद देखो जो सेकंड हम लोगों का संगम साहित्य है, ठीक है, सेकंड संगम साहित्य हुआ था कपाटपुरम में और इसकी जो अध्यक्षता थी वो भी किसने की, लीडरशिप किसने की, अगस्त्य ऋषि ने की। और जो तीसरा संगम साहित्य था वो दरअसल कहाँ पे को हुआ था, मदुरा में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की थी, नक्कीरर ने की थी। ठीक है, ये 3 संगम साहित्य थे। इनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट भी हैं कि जो पहला संगम साहित्य आयोजित किया गया, ठीक, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ये जो डेटा वगैरह है मैं आप लोगों को बता देता, लेकिन इसको याद रखने की उतनी खास ज़रूरत नहीं है। देखो पहला जो संगम साहित्य था उसमें लगभग 4,499 जो लेखक थे, इतने लेखकों ने अपनी कृतियाँ सबमिट की थी अप्रूवल के लिए। ठीक है, और उनमें से कुछ को अप्रूवल मिला था और इसमें लगभग ठीक है, जो सदस्य शामिल हुए थे 549 के आसपास इसमें क्या हुए थे, सदस्य शामिल हुए थे और इतनी क्या हुई थी, रचनाएं सबमिट की गई थी। ठीक है, किस चीज़ के लिए, अप्रूवल के लिए। अब देखो उसमें कितनी रचनाओं को अप्रूवल मिला, कितनी रचनाओं को नहीं मिला, ये ठीक है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ऐसा डाटा कहीं पे को पूछता नहीं है। तो कुछ जो मेन रचनाएं हैं इनके जो नाम हैं, देखो थोड़े से टिपिकल नेम है, तो इनको मैं यहाँ पे को लिख देता हूँ। देखो जो फर्स्ट संगम साहित्य हुआ था उसमें ये कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं थी, जैसे अकट्टियम। ठीक है, ये थी अकट्टियम। ठीक है, अकट्टियम, परिपदाल। ठीक है, अकट्टियम परिपदाल हो गई। मुदुनारे, ठीक। अब हम लोग के बोलने में भी थोड़ा सा वो वाली ट्यून नहीं आती है, ठीक है, सॉरी वो वाली टोन नहीं आती है जो साउथ में आती है। मुदुकुरुकु, हालांकि इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ रचनाएं थी जो पहले संगम साहित्य में क्या हुई थी, मतलब अप्रूवल मिलने के बाद जो फेमस हुई थी एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, दूसरा जो संगम साहित्य हुआ था इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि कपाटपुरम में हुआ था। ठीक है, अध्यक्षता किसने की थी, अगस्त्य ऋषि ने की थी। देखो ये इसमें 49 सदस्य लगभग इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, कितने, जो सेकंड आयोजन हुआ था उसमें 49 लोग इसमें शामिल हुए थे। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे देखो हाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये माना जाता है कि जो सेकंड आप लोगों की ये जो ठीक है जो सेकंड संगम साहित्य हुआ था इसकी एकमात्र जो रचना, ठीक है, अवशिष्ट रचना जिसको बोला जा सकता है, इसकी एकमात्र अवशिष्ट जो रचना है उसका नाम है ये, देखो ये नाम थोड़े से पढ़ने में दिक्कत होती है, तोलक्कापियम, तोलक्कापियम। ठीक है, ये एक अवशिष्ट रचना है किसकी, सेकंड संगम साहित्य की। वैसे याद रखने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, कहीं पे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह टाइप का बनेगा तो उसको देख लेंगे। ठीक, ये तोलक्कापियम जो है ये अगस्त्य ऋषि के जो शिष्य थे, ठीक है, उनका नाम था तोलक्कापियर। तो तोलक्कापियर ने इसकी रचना की थी, तो इसलिए इसको क्या माना जाता है, एक अवशिष्ट रचना माना जाता है। और जो तीसरा संगम साहित्य है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे ठीक है इसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी और लगभग 49 सदस्य इसमें भी शामिल हुए थे। इसके अलावा देखो
5 ऐसी रचनाएं हैं जो तीसरे संगम साहित्य की सबसे ज़्यादा फेमस रचनाएं हैं, ठीक है। और तीसरा जो संगम साहित्य था उसी की रचनाएं हमारे पास मौजूद हैं। ये जो पहला और दूसरा संगम साहित्य था इसकी जो रचनाएं हैं, मूल रचनाएं मीन जो ओरिजिनल कृतियां हैं वो हम लोग के पास नहीं है, ठीक है। हम लोग के पास क्या हैं, ये जो थर्ड संगम साहित्य हुआ था उसी की रचनाएं हमारे पास बची हैं और उसी की रचनाओं से इतिहास के बारे में हमको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो 5 ऐसी इम्पोर्टेंट रचनाएं थी जो तीसरे संगम साहित्य में लिखी गई थी। तो उसमें से जो 3 रचनाएं हैं उनको हम लोग यहाँ पे को डिस्कस करेंगे। 2 के नाम मैं बता दूंगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं और उनके बारे में मुझको बहुत ज़्यादा, ठीक है, बुक्स में मिला भी नहीं। तो अब अगर पीएचडी करनी होती हम लोगों ने तो शायद उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैंने जितने भी एग्ज़ाम देखे ज़्यादातर उसमें इन 3 रचनाओं के बारे में पूछते हैं, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि, ठीक। अभी क्वेश्चन में देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली रचना है शिल्पाधिकारम, दूसरी है मणिमेखले और तीसरी है जीवक चिंतामणि। इसके अलावा जो 2 रचनाएं हैं वो है वलईपति, ठीक है, वलईपति, और दूसरी है इसमें कुंडलकेसी, ठीक है, कुंडलकेसी, वलईपति, कुंडलकेसी, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि। ये क्या है, संगम काल की इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। देखो ये जो रचना है शिल्पाधिकारम किसने की थी, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। शिल्पाधिकारम इसकी रचना किसने की थी, ये की थी सेनगुट्टवन ने, ठीक है। राइटर का नाम क्या है, सेनगुट्टवन ने। इसमें दरअसल क्या है, एक कभी कभार थीम पूछ ली जाती है ना कि इस बुक में क्या है करके, ठीक। ये जो शिल्पाधिकारम है दरअसल ये एक लव स्टोरी है, किसकी, एक मदुरा का एक व्यापारी है उसके बेटे की लव स्टोरी है इसमें शिल्पाधिकारम में। तो ये तमिल जो जनता है, तमिल जनता में इसको एक पवित्र मतलब काव्य की तरह लिया जाता है, वहाँ का राष्ट्रीय जो काव्य है, ठीक है, राष्ट्रीय काव्य के रूप में इसको माना जाता है। दूसरा है मणिमेखले। मणिमेखले जो है इसके जो रचनाकार हैं वो हैं शीतले सत्यनार, ठीक है, नाम पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, शीतले सत्यनार ये इसके रचनाकार हैं। अब देखो ये जो मणिमेखले है ये दरअसल पूरी की पूरी इंस्पायर है किससे, शिल्पाधिकारम। मीन्स कि अगर आप लोग मणिमेखले को पढ़ोगे तो आप लोगों को लगेगा कि आप लोग किसको पढ़ रहे हो, शिल्पाधिकारम को पढ़ रहे हो, क्योंकि दोनों की थीम एक जैसी है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा जो उत्कृष्ट यानी कि लिखने में ज़्यादा बेटर जो है वो क्या है, शिल्पाधिकारम है, ठीक। तो मणिमेखले इसके रचनाकार कौन है, शीतले सत्यनार। इसमें दरअसल क्या है, ये भी एक लव स्टोरी है क्योंकि सेम ही है। उसके बाद तीसरी जो रचना है जीवक चिंतामणि। तो जीवक चिंतामणि जो है वो इन दोनों से काफ़ी बाद की रचना है, मीन्स ये सबसे नई रचना है, ठीक है। जीवक चिंतामणि में भी हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए, ठीक है, कि संगम साहित्य में सबसे जो नई रचना है वो कौन सी है, और आप लोगों को दे दिया जैसे शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, कोई एक यहाँ से दे दिया जीवक चिंतामणि। तो जीवक चिंतामणि जो है वो बहुत बाद की रचना है, तो ये नई रचना है, ठीक। तो इसकी जो रचना की थी वो तिरुत्त कक्कदेवर ने की थी, ठीक है। किसने, तिरुत्त कक्कदेवर। तो ये क्या है, उनके रचनाकार हैं। देखो इसमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को जिस तरीके से पूछे जाएंगे, देखो जैसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, ये है आप लोगों का कि तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है, ठीक है। देखो ये जीवक चिंतामणि से क्वेश्चन पूछा है और ये पूछा है किससे संबंधित है। ऑप्शन ए जैन, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी ईसाई। देखो मैंने यहाँ पे को मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो जीवक चिंतामणि है, ठीक है, इसके जो रचनाकार हैं शीतले सत्यनार, ये दरअसल क्या थे, एक जैन थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, जैन होगा, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जैन। जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है, जैन, वो खुद भी एक जैन थे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि तमिल भाषा में शिल्पाधिकारम
किससे संबंधित है, या फिर नॉर्मल क्वेश्चन शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, हिंदू और ईसाई। ठीक, तो इसका जो आंसर है ये है आप लोगों का हिंदू, ये हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है कि ये आप लोगों का है संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। ऑप्शन ए एतुतगोई, ऑप्शन बी पातकिलनेक्कु, ये पता नहीं क्या है, आप लोग पढ़ लेना जो भी है। ऑप्शन सी तोलक्कापियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण व्याकरण है ये क्या है, तोलक्कापियम। मैंने आप लोगों को शायद ये इसमें ना बताया हो। ठीक है, ये व्याकरण की सबसे इम्पोर्टेंट रचना है तोलक्कापियम, तो आंसर सी तोलक्कापियम। इसमें देखो निम्न राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है, ये अगले वीडियो में बताऊंगा। वैसे इसका जो आंसर है मैं आप लोगों को बता दूं, इसका आंसर हो गया कदम्ब, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए जो है कदम्ब, चेर, चोल, पांड्य ना, तो इसका आंसर होगा कदम्ब। लेकिन ये इसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ठीक है संगम साहित्य में जो उस टाइम पे जो उनकी व्यवस्था होती थी उससे संबंधित है। अगला है आप लोगों का संगम युग। अच्छा, ये फिर उसके चलो अगला ये जो क्वेश्चन है ये है आप लोगों का तोलक्कापियम ग्रंथ संबंधित है। ये तो अभी ठीक उससे पहले का जैसा क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन ए प्रशासन, दूसरा विधि, तीसरा व्याकरण और काव्य, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। तो इसका आंसर क्या होगा, व्याकरण और काव्य से। तो कुछ इस तरीके के एग्ज़ाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसका जो अगला पार्ट होगा वो इसके आगे का जो होगा वो अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। और टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।